कहानी की शुरुआत में हमें एक व्हाइट रूम दिखाई देता है और इस व्हाइट रूम को इमेकुलेट रूम कहा जाता है। असल में इस रूम को डॉक्टर डेविड नाम के एक आदमी ने बनाया है क्योंकि वो इस रूम के जरिए कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। इसीलिए हर साल वो नए नए कपल्स को इस रूम में रहने का ऑफर देता है, लेकिन उन कपल्स को यहाँ पूरे 50 दिन रहना होगा। अगर कोई कपल यहाँ 50 दिन रह जाता है तो उन्हें $5 मिलियन दिए जाएंगे। लेकिन इस रूम में कोई मोबाइल या इंटरनेट नहीं होगा, यानी बाहर की दुनिया से उनका कोई कॉन्टैक्ट नहीं रहेगा। और अगर उन दोनों में से कोई एक भी पहले रूम से बाहर निकल जाता है तो डॉलर्स की अमाउंट घटकर सिर्फ 1 मिलियन रह जाएगी। इसके अलावा रूम में एक बटन है जिसकी मदद से वो जब चाहें खाना ऑर्डर कर सकते हैं। पर सबसे मजेदार बात यह है कि इस रूम में जितनी बार खाना ऑर्डर किया जाएगा उतनी बार उन $5 मिलियन में से खाने के पैसे काट लिए जाएंगे। यहाँ का खाना बहुत एक्सपेंसिव है, जिसकी वजह से ज्यादा खाना खाने पर काफी पैसे खर्च हो जाएंगे। साथ ही वो उन्हें क्या खाने को देंगे ये पूरी तरह उन पर डिपेंड करता है। मतलब यहाँ सरवाइव करने के लिए उनकी हर चीज का खर्च उसी $5 मिलियन से काटा जाएगा। तो आज फिर से एक कपल इस रूम में सरवाइव करने आया है जिनका नाम माइक और केट है। वो यहाँ आकर बहुत खुश थे क्योंकि वो काफी टाइम से इस रूम में आने की कोशिश कर रहे थे। अपनी मेहनत की वजह से आज फाइनली वो इस रूम के कंटेस्टेंट बन गए हैं। इसलिए वो खुद को बहुत लकी मान रहे हैं क्योंकि पैसे कमाने का इससे आसान तरीका और कोई हो ही नहीं सकता। वो दोनों खुशी से पागल हो रहे हैं और डिसाइड करते हैं कि 50 दिन बाद जो पैसे मिलेंगे उन्हें वो आपस में बराबर बांट लेंगे। केट तब माइक से कहती है कि अगर हम यहाँ हर चीज कम कम खर्च करें और हर दिन थोड़ा कम खाना ऑर्डर करें तो हम यहाँ से बहुत ज्यादा पैसे लेकर जा पाएंगे, जिससे हमारी पूरी लाइफ एकदम सेटल हो जाएगी। लेकिन माइक केट के बिल्कुल उल्टा था। उसे फ्यूचर की कोई चिंता ही नहीं थी। माइक असल में यहाँ के वक्त को एंजॉय करना चाहता था, यानी उसे जब जितने खाने की जरूरत होगी वो तभी उतना खाना ऑर्डर करेगा। इसमें अगर पैसे खर्च होते हैं तो हो, माइक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहता है। यहाँ तक कि वो यहाँ आया ही इसलिए है ताकि पैसे मिलने पर वो उन्हें अपनी मर्जी से खर्च कर सके। तो माइक और केट दोनों पूरे रूम को घूम घूम कर देखते हैं। वो देखते हैं कि ये पूरा कमरा एकदम सफेद रंग का है और इस रूम में सिर्फ एक बिस्तर और एक बेंच है। यहाँ तक कि वहाँ एक स्क्रीन पर रूम के सारे नियम कानून लिखे थे। रूल्स पढ़कर उन्हें पता चलता है कि यहाँ उनके लिए जो बाथरूम है उसे वो दिन में सिर्फ एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा रूम के दरवाजे के सामने एक लाल बटन है। बटन दबाते ही रूम का दरवाजा खुल जाएगा, यानी वो जब चाहें बाहर जा सकते हैं। जिसका मतलब ये है कि लाल बटन दबाते ही गेम क्विट हो जाएगा, मतलब बाहर जाने के लिए गेम छोड़ना पड़ेगा। साथ ही रूम के दरवाजे के ऊपर वाली दीवार पर एक बहुत बड़ी घड़ी लगी हुई है, जिससे वो ये समझ पाएंगे कि उन्हें इस रूम में और कितने दिन रहना है। यहाँ तक कि उन्हें खाने के तौर पर एक लिक्विड दिया जाता है। जिंदा रहने के लिए दिन भर में उनके शरीर को जितनी न्यूट्रिशन की जरूरत है इस लिक्विड में ठीक उतनी ही चीजें मिली हुई हैं। इसके अलावा रूम में अलग अलग तरह की लाइट्स यूज की गई हैं जो हर पहर बदलती रहती हैं, यानी सुबह, दोपहर, शाम और रात, इन 4 समय वहाँ अलग अलग लाइट जलती है और रात 10 बजते ही सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। जिसका मतलब है कि रात 10 बजे के बाद यहाँ पूरा अंधेरा रहता है और अब उन्हें सोना होगा। यहाँ अलार्म का भी इंतजाम है। हालांकि माइक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो वैसे भी सोकर बहुत देर से उठता है। वो तो इस जगह को एक वेकेशन मान रहा है ताकि वो यहाँ बोर न हो जाए, क्योंकि उन्हें यहाँ पूरे 50 दिन बिताने हैं। एडिये केट फिर से काफी व्यवस्थित थी। उसे हर चीज तरीके से करना पसंद है, इसीलिए अलार्म होने की वजह से केट काफी खुश होती है। तो हर दिन केट अलार्म लगाकर सोने जाती है ताकि वह सुबह उठकर एक्सरसाइज कर सके। अगली सुबह केट बाथरूम में नहाने जाती है। बाथरूम में एक आईना था। केट तब उस आईने के सामने खड़ी होकर खुद को हौसला देने लगती है। केट मन ही मन कहती है कि तुम्हें यहाँ रहना ही होगा केट, तभी तुम दोनों की लाइफ एकदम चेंज हो जाएगी। तुम्हें फिर कभी पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। बस 50 दिन की तो बात है, इसके बाद तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। ये कहकर केट खुद को भरोसा दिलाती है। इसके बाद वह नहाकर अपने और माइक के कपड़े वॉशिंग मशीन में भेज देती है, जिसके बदले उन्हें एक और सेट कपड़े दिए जाते हैं। इसके बाद केट उनके लिए खाना ऑर्डर करती है और खाने के तौर पर फिर से उन्हें वही लिक्विड दिया जाता है। फिर भी उन्हें यही खाना होगा क्योंकि यह गेम का रूल है। इसके बाद केट यहाँ माइक से पूछती है, अच्छा माइक, क्या तुमने एक बात सोचकर देखी है कि डॉक्टर डेविड हमें इतने पैसे क्यों देने वाला है? इसमें उसका क्या फायदा? माइक तब कहता है, यहाँ आने से पहले मैंने डॉक्टर डेविड की एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी। डॉक्टर डेविड के बारे में ये सब जानते हैं कि उसके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं। उसके पास इतना पैसा है कि वह खुद नहीं जानता कि उन पैसों का क्या करे। इसीलिए वह हर साल कुछ गेम्स रखता है और वह अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के जरिए यह देखना चाहता है कि अलग अलग सिचुएशंस में इंसान कैसे सरवाइव करता है। इसके बाद वे दोनों वहाँ चुपचाप बैठे रहते हैं। चूंकि वहाँ मनोरंजन का कोई साधन नहीं था, इसलिए वे काफी बोर हो रहे थे। केट तब समय बिताने
जाने के लिए वहां बैठकर योगा करने लगती है। लेकिन योगा माइक को बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वह बार बार उस कमरे में लगी घड़ी के सामने आ रहा था और समय चेक कर रहा था। कभी वह लेटा रहता तो कभी खुद से ही सवाल करता और खुद ही उनके जवाब देता। केट तब माइक से कहती है, तुम ये उलटी सीधी बातें छोड़कर यहाँ से बाहर निकलने के बाद मिलने वाले पैसों के बारे में सोचो, तब तुम्हें यहाँ बोरियत नहीं होगी। लेकिन अगर तुम हमेशा घड़ी की तरफ देखोगे तो तुम्हारा समय नहीं कटेगा। लेकिन माइक के लिए कुछ और सोचना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि पिछले कई दिनों से रात को उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए हमेशा उसके दिमाग में अजीब ख्याल आते हैं। दूसरी तरफ केट हर सुबह आईने के सामने खड़ी होकर खुद को ढांढस बंधाती है, जिससे उसका हौसला और बढ़ जाता है और वह माइक को भी हमेशा समझाती रहती है कि ये पैसे मिलने पर कैसे उनकी जिंदगी बदल जाएगी। यहाँ जब केट रोज योगा करती है तब माइक पूरे रूम में जॉगिंग करता है। जब वे बहुत ज्यादा बोर हो जाते हैं तो वे ताली वाला गेम खेलते हैं, जो हम बचपन में लगभग सभी ने खेला है। कभी कभी वे डांस भी करते हैं, लेकिन यह सब करके आखिर कितनी देर रहा जा सकता है। इधर हर दिन जब वे अपने कपड़े धोने के लिए भेजते हैं तो उन्हें नए कपड़े दिए जाते हैं, जिसकी कीमत फिर से उनके प्राइज मनी से काट ली जाती है। तो इस तरह उनके दिन कट रहे थे। लेकिन अचानक एक दिन माइक को रूम के फर्श पर एक छोटा सा कीड़ा दिखता है और वह कीड़ा थोड़ा बीमार लग रहा था। माइक तब अपने लिक्विड के पैकेट से उस कीड़े को कुछ बूंदें पीने के लिए देता है ताकि वह ठीक हो जाए। लेकिन तभी उस रूम के स्पीकर से आवाज आती है कि यह लिक्विड सिर्फ कंटेस्टेंट्स के लिए है। किसी कीड़े मकोड़े को यह लिक्विड खिलाने पर उन दोनों को गेम से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन माइक को उस कीड़े के लिए बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि अगर वह कीड़ा यहाँ फंसा रहा तो जी नहीं पाएगा। माइक असल में जानवरों से बहुत प्यार करता है, इसलिए वह रूम के कैमरे के सामने आकर रिक्वेस्ट करता है कि कीड़े को यहाँ से निकालने का कोई इंतजाम किया जाए, वरना यह बेजुबान जानवर यहाँ मर जाएगा। लेकिन वे लोग माइक की बात का कोई जवाब नहीं देते। केट अब माइक से कहती है कि यहाँ खड़े होकर रिक्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वे तुम्हारी बात नहीं सुन सकते। मैंने कंप्यूटर स्क्रीन के रूल्स में पढ़ा था कि वे जब चाहें हमें मैसेज दे सकते हैं, लेकिन हमारी कोई भी बात उन तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनाया गया है। माइक तब उस लाल बटन को दबाकर दरवाजा खोलना चाहता है ताकि कीड़े को बाहर निकाल सके, क्योंकि लाल बटन दबाए बिना दरवाजा नहीं खुलेगा। लेकिन केट माइक को ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि लाल बटन दबाते ही वे गेम से बाहर हो जाएंगे। केट माइक को बार बार यही समझाने की कोशिश करती है, लेकिन माइक को लगता है कि वह तो सिर्फ कीड़े को बाहर निकाल रहा है, वह खुद तो बाहर नहीं जा रहा, तो फिर उन्हें गेम से क्यों निकाला जाएगा। केट तब कहती है कि गेम तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा। जो नियम उन्होंने बनाए हैं, अगर हम उन्हें नहीं मानेंगे तो वे हमें बाहर कर ही देंगे। केट उसे याद दिलाती है कि कितनी मुश्किल से उन्हें यहाँ आने का मौका मिला है और अब वह एक कीड़े के लिए सारा प्लान बर्बाद करना चाहता है। ये सुनकर माइक बहुत गुस्सा हो जाता है। वह कीड़े को जमीन पर रखकर केट से कहता है कि भले ही यह एक कीड़ा है, पर इसमें जान है। हम तो लिक्विड पीकर बच जाएंगे, पर यह मर जाएगा। मैं एक इंसान होकर अपनी आंखों के सामने किसी जान को जाते हुए नहीं देख सकता। माइक की बात सुनकर केट भी भड़क जाती है। माइक असल में एक अमीर बाप की औलाद था, इसलिए केट उसे सुनाती है कि तुम एक अमीर घर के लड़के हो, तुम्हें बिना मांगे सब कुछ मिल गया है। तुमने मेरी तरह लाइफ में स्ट्रगल नहीं किया है, इसलिए तुम मेरा दर्द नहीं समझ सकते, और इसीलिए तुम्हारे लिए इतने सारे पैसों से ज्यादा एक मामूली कीड़े की जान की कीमत है। ये सब तुम्हारे अमीर बाप की वजह से है, जिसने तुम्हें सही सीख नहीं दी। ये सुनकर माइक और भी गुस्सा हो जाता है और उन दोनों के बीच जमकर झगड़ा होता है। झगड़े के दौरान केट गुस्से में वहां से जा रही थी, तभी उसका पैर उस कीड़े पर पड़ जाता है और वह कीड़ा वहीं मर जाता है। केट कहती है कि मुझे बहुत दुख है, मैंने कीड़े पर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन माइक को केट की बात पर यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि पैसों के लिए केट ने जानबूझकर कीड़े को मार दिया है। इसलिए माइक नाराज होकर कई दिनों तक केट से बात नहीं करता और कमरे के एक कोने में बैठकर अपना वक्त बिताता है। इधर माइक और केट दिन में सिर्फ एक बार खाना ऑर्डर करते थे ताकि पैसे कम खर्च हों। लेकिन माइक को महसूस होता है कि वह बहुत कमजोर हो रहा है और वह इस तरह यहाँ नहीं रह पाएगा। उसे लगता है कि खाने की कीमत कितनी ही होगी, शायद कुछ $1000, इसीलिए उन्हें दिन में 2 बार खाना खाना चाहिए। माइक केट से कहता है कि मैं कमजोर हो रहा हूँ, इसलिए अब से 2 बार खाना ऑर्डर करूंगा। केट उसे मना करती है और कहती है कि जब यहाँ से बाहर निकलेंगे तब 2 बार क्या 5 बार खाना, पर अभी थोड़ा कंट्रोल करो ताकि हम ज्यादा पैसे ले जा सकें। लेकिन माइक कहता है कि मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है, मैं भी इस गेम का हिस्सा हूँ और उन पैसों पर मेरा भी हक है। यह कहकर माइक फिर से खाना ऑर्डर करता है, लेकिन खाने के बदले वहाँ एक पेंट आता है। हालांकि माइक इससे थोड़ा खुश होता है, क्योंकि अब कम से कम उसके पास टाइम पास करने के लिए कुछ तो है। माइक तब उस रंग की मदद से वहाँ की दीवारों पर ड्राइंग बनाना शुरू कर देता है और यह देखकर केट बहुत खुश होती है, क्योंकि अब कम से कम माइक थोड़ा शांत रहेगा। इधर माइक वहाँ तब तक ड्राइंग करता रहता है जब तक कि वह रंग खत्म नहीं हो जाता। इसके बाद शाम को जब केट बाथरूम में आती है तो वह देखती है कि माइक ने उस हरे रंग से पूरा बाथरूम एकदम गंदा कर दिया है। केट को हमेशा
हमेशा साफ सफाई पसंद है, इसलिए बाथरूम की ऐसी हालत देखकर वह बहुत गुस्सा हो जाती है। लेकिन अगले ही पल वह खुद को संभाल लेती है। वह मन ही मन सोचती है कि शायद यहाँ रहते रहते माइक बच्चों जैसा बर्ताव करने लगा है। इसलिए केट माइक के पास जाती है और अपने खराब व्यवहार के लिए उससे माफी मांगती है। वह माइक को समझाती है कि उन दोनों को यहाँ मिलजुल कर रहना होगा और हमेशा अपना दिमाग शांत रखना होगा, वरना वे दोनों डिप्रेशन में चले जाएंगे। माइक अब केट से कहता है कि शुरू में हमने यहाँ रहना जितना आसान समझा था, हकीकत में यह उतना ही मुश्किल है। केट तब माइक को दिलासा देती है और कहती है कि बस कुछ ही दिन और माइक, इसके बाद हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे और सारे पैसे हमारे होंगे। तुम बस कुछ दिन और हिम्मत रखो। इसके बाद केट और माइक वहाँ सो जाते हैं। अगली सुबह जब केट सोकर उठती है तो उसे बाथरूम के बेसिन पर एक बंदूक दिखाई देती है। केट इससे थोड़ा डर जाती है और तुरंत माइक को बुलाती है। वे पहले इस बारे में बात करते हैं कि बंदूक में कोई गोली है या नहीं। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि यह बंदूक यहाँ किसने रखी, क्योंकि इस रूम में तो कोई और इंसान आया ही नहीं था। फिर वे फैसला करते हैं कि इस बंदूक को वे अपने बिस्तर के नीचे छिपा कर रखेंगे, क्योंकि गेम के नियमों के मुताबिक वे अपने पास कपड़ों के अलावा और कुछ भी फालतू नहीं रख सकते। उस रात उन दोनों को गेम की तरफ से एक रिवॉर्ड दिया जाता है, जिसकी मदद से वे अपने करीबियों से बात कर पाएंगे। इसलिए वे दोनों बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी वहाँ सबसे पहले माइक की बहन रिचल का फोन आता है। माइक इससे बहुत खुश हो जाता है। रिचल माइक से कहती है, भैया हम सब आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आप दोनों बहुत अच्छा खेल रहे हो, उम्मीद है कि आप यह गेम जीत जाओगे। माइक तब रिचल से अपने मम्मी पापा के बारे में पूछता है। रिचल बताती है कि वह और परिवार के सभी लोग बहुत अच्छे हैं, वे बस माइक की फिक्र कर रहे हैं। रिचल से माइक की बात खत्म होने के बाद वहाँ केट के लिए मैसेज के जरिए एक वीडियो आता है, लेकिन केट इस मैसेज को किसी भी कीमत पर देखना नहीं चाहती थी, इसलिए वह मैसेज बंद करने को कहती है, मगर वह वहाँ अपने आप चलने लगता है। मैसेज के उस वीडियो में एक बुजुर्ग आदमी केट को शुभकामनाएं दे रहा था, लेकिन केट उस आदमी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वह बुजुर्ग आदमी असल में एक वेलफेयर एकेडमी में रहता है। वह केट से कहता है, मैं यहाँ बहुत अच्छे से हूँ और मैंने कुछ लोगों से सुना है कि तुम एक गेम खेलने गई हो। उम्मीद है कि तुम बहुत अच्छा खेलोगी। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ माँ। यहाँ हमें समझ आता है कि वह बुजुर्ग आदमी केट का बाप है, लेकिन केट उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए वह वहाँ चीख चीख कर रोने लगती है। माइक को समझ नहीं आ रहा था कि उस वीडियो को देखकर केट क्यों रो रही है, तो वह उसे दिलासा देता है और उस रात वे वहीं सो जाते हैं। अगली सुबह काफी देर होने के बाद भी केट बिस्तर से नहीं उठ रही थी, इसलिए आज केट से पहले माइक उठ जाता है। माइक आज हैरान था, क्योंकि केट तो हर सुबह उठकर योगा करती है, मगर आज वह बिस्तर छोड़ ही नहीं रही थी। माइक समझ जाता है कि कल रात वाली बात को लेकर केट का मन अभी भी खराब है। माइक उससे पूछता है, वह बुजुर्ग आदमी कौन था और उन्हें देखकर तुम ऐसा क्यों कर रही थी? केट बताती है, वह आदमी मेरा बाप है, लेकिन उसे बाप कहते हुए भी मुझे शर्म आती है। माइक वजह पूछता है तो केट बताती है, मेरा बाप एक वक्त पर बहुत नशा करता था और नशा करके मेरी माँ को मारता पीटता था। उसका एक बहुत अच्छा बिजनेस होने के बावजूद वह नशे में सड़कों पर पड़ा रहता था, जिसकी वजह से हमारे परिवार में धीरे धीरे गरीबी आ गई। फिर बाप मुझे और मेरी माँ को छोड़कर चला गया, यहाँ तक कि जाने से पहले उसने हमारा घर तक बेच दिया था। बाप का इस तरह छोड़कर जाना मेरी माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई और कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो गई। तब मैं दुनिया में एकदम अकेली पड़ गई थी। मैंने उसे बहुत ढूंढा पर वह कहीं नहीं मिला, और कल इतने सालों बाद मैंने उसे देखा, पर उसे देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाई। क्या बाप कभी ऐसा होता है माइक? यहाँ माइक और केट की बातें सुनकर हमें पता चलता है कि वे असल में पति पत्नी नहीं बल्कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, इसीलिए माइक केट के बारे में इतना सब नहीं जानता था। अब यहाँ उनके सिर्फ 14 दिन बाकी हैं, यानी 14 दिन बाद वे यहाँ से बाहर निकल ही जाएंगे। लेकिन केट अब पहले जैसी नहीं रही थी, वह सारा दिन बिस्तर पर लेटी रहती है। इधर माइक खुद को बिजी रखने के लिए अलग अलग तरीके आजमाता है, यहाँ तक कि वह केट को जोक्स भी सुनाता है ताकि उसे हंसा सके, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। माइक का समय नहीं कट रहा था, इसलिए वह कभी कभी फर्श पर लेट जाता है ताकि उसे कुछ अलग महसूस हो। माइक को इस तरह जमीन पर लेटा देख केट उसके पास आती है। केट तब माइक से कहती है कि तुम चाहो तो दोबारा खाना ऑर्डर कर सकते हो, अगर इससे बहुत सारे पैसे खत्म भी हो जाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। केट असल में यह समझ गई थी कि बचपन से ही माइक ने अपनी मर्जी से सब कुछ खर्च किया है और वह सिर्फ उसके लिए इस रूम में आया है, इसलिए माइक को कम से कम यहाँ अपनी मर्जी से चलने देना चाहिए। केट के मुंह से ऐसी बात सुनकर माइक बहुत हैरान हो जाता है, लेकिन फिर भी वह काफी खुश होता है, क्योंकि अब कम से कम वह अपनी मर्जी से सब कुछ ऑर्डर कर पाएगा। तो माइक तब वहाँ ऑर्डर करता है, लेकिन ऑर्डर करने के साथ ही वहाँ एक और दरवाजा खुल जाता है और उस दरवाजे में से एक लड़की बाहर आती
आती है। माइक इससे बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि उसने तो यहाँ खाना ऑर्डर किया था, लेकिन उसके ऑर्डर पर उन्होंने लड़की क्यों भेजी। माइक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस लड़की का नाम सिमोन था। माइक सिमोन से पूछता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? सिमोन तब माइक को बताती है, मैं एक एक्ट्रेस हूँ और मुझे यहाँ कुछ दिनों के लिए हायर किया गया है। माइक पूछता है, तो तुम यहाँ किस लिए आई हो? सिमोन कहती है, वह तो मुझे खुद भी नहीं पता, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है इसलिए मैं यहाँ आई हूँ, मुझे तो बस अपने पैसों से मतलब है। ठीक उसी वक्त वहाँ केट आ जाती है और उस लड़की को देखकर बहुत गुस्सा होती है। केट माइक से पूछती है, यह लड़की यहाँ क्या कर रही है? क्या तुम इसे यहाँ लेकर आए हो? माइक तब केट से कहता है, मैं भला इस लड़की को कहाँ से लाऊंगा? मैंने तो सिर्फ अपने लिए खाना ऑर्डर किया था और उन्होंने इस लड़की को भेज दिया। लेकिन केट माइक की बात पर यकीन नहीं कर रही थी। उसे लग रहा था कि माइक चूंकि यहाँ बोर हो रहा है इसलिए उसने शायद जानबूझकर ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से उन्होंने इस लड़की को भेजा है। माइक केट को बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था कि इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। इधर सिमोन माइक की बनाई हुई ड्राइंग्स देख रही थी। तब वह माइक से कहती है, तुम जितने दिखने में हैंडसम हो, तुम्हारी ड्राइंग्स भी उतनी ही खूबसूरत हैं। ये सुनकर केट और भी ज्यादा जेलस फील करने लगती है। इसी तरह वहाँ रात हो जाती है और चूंकि वहाँ का दरवाजा फिर से बंद हो गया था इसलिए सिमोन वहाँ से बाहर नहीं जा पाई। यानी अब उन तीनों को ही यहाँ रहना होगा। माइक तब सिमोन और केट को बिस्तर पर सोने के लिए कहता है, लेकिन केट जानती है कि नीचे सोने पर माइक को नींद नहीं आएगी, इसलिए वह माइक को भी उनके साथ बिस्तर पर रहने को कहती है। हालांकि माइक पहले राजी नहीं हो रहा था, लेकिन केट के बार बार कहने पर वह मान जाता है। केट अब उन दोनों के बीच में सो जाती है ताकि सिमोन और माइक एक दूसरे से दूर रहे। इसके बाद वे तीनों सो जाते हैं। सुबह जब केट की नींद खुलती है तो उसे सिमोन वहां नहीं दिखती। केट को लगता है कि सिमोन शायद चली गई है, इसलिए वह थोड़ी राहत महसूस करती है कि चलो आखिरकार मुसीबत टली। केट तब फ्रेश होने के लिए बाथरूम जाती है और वहां उसे सिमोन दिखाई देती है। यानी सिमोन अभी तक यहाँ से गई नहीं थी। यहाँ सिमोन को देखकर केट को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह इसे जाहिर नहीं करती। इसके बाद केट बाथरूम से बाहर आकर अपने लिए खाना ऑर्डर करती है, लेकिन खाने के बदले उसे 3 मेडिसिन दी जाती हैं। असल में ये ड्रग्स थे। केट चूंकि पहले से ही काफी डिप्रेशन में थी इसलिए वो एक मेडिसिन खा लेती है। सिमोन भी एक्साइटेड होकर एक मेडिसिन खाती है और आखिरी मेडिसिन माइक को खाने के लिए कहती है। माइक को ये सब सही नहीं लग रहा था, फिर भी वो मेडिसिन खा लेता है। यह दवा आम दवाइयों के मुकाबले बहुत ज्यादा पावरफुल थी, जिसे खाने के बाद उन पर गहरा नशा छा जाता है और वे तीनों वहां डांस करने लगते हैं। कुछ देर बाद माइक एक सपना देखता है कि वो पानी के नीचे डूब रहा है। तभी उसे पानी के पास अपना छोटा भाई जैक दिखाई देता है। सपने में जैक पागलों जैसा बर्ताव कर रहा था और माइक का दम घुटने लगा था। तभी केट और सिमोन उसकी नींद खोल देती हैं, लेकिन नींद खुलने के बाद भी माइक वहां चीख चीख कर रोने लगता है। सिमोन केट से पूछती है कि माइक इस तरह क्यों रो रहा है। केट उसे बताती है कि कुछ साल पहले माइक अपने छोटे भाई जैक की देखरेख करता था, लेकिन एक दिन जैक पानी में डूबकर मर गया। माइक ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की थी, पर तब तक जैक डूब चुका था। माइक उस दिन की घटना के लिए खुद को ही जिम्मेदार मानता है। उसे लगता है कि अगर उसने अपने भाई का ख्याल रखा होता तो वो आज जिंदा होता, इसीलिए माइक आज तक खुद को माफ नहीं कर पाया है। थोड़ी देर बाद माइक बाथरूम में जाकर फ्रेश होता है और बाहर आकर सिमोन को देखता है, जो काफी उदास बैठी थी। माइक उससे उदासी की वजह पूछता है तो सिमोन कहती है, जैसे तुम अपने भाई की मौत का अफसोस करते हो, वैसे ही मैं अपनी माँ की मौत का अफसोस करती हूँ। एक दिन मैं अपनी माँ से नाराज होकर घर से बाहर निकल गई थी। माँ ने उस दिन मुझे पूरे शहर में पागलों की तरह ढूंढा, पर अचानक एक गाड़ी से एक्सीडेंट होने की वजह से उनकी मौत हो गई। अगर मैं उस दिन घर से बाहर न निकलती तो शायद मेरी माँ आज जिंदा होती। माइक सिमोन का हाथ पकड़कर उसे दिलासा देता है, लेकिन तभी वहाँ केट आ जाती है। उन दोनों को हाथ पकड़े देख केट माइक पर बुरी तरह भड़क जाती है और उसे वह सिमोन को बहुत बुरा भला कहने लगती है। माइक भी केट पर गुस्सा हो जाता है और कहता है, हम दोनों पहले से ही इतने डिप्रेशन में हैं और ऊपर से तुम आकर ये उलटी सीधी बातें कर रही हो। सच तो ये है कि तुम्हारे साथ यहाँ आना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। यह कहकर माइक वहाँ से चला जाता है और उसकी बात सुनकर केट को अपनी गलती का एहसास होता है, इसलिए केट सिमोन को सॉरी बोलती है। उस रात वे सब उदास मन से सो जाते हैं, लेकिन सुबह जब केट की नींद खुलती है तो उसे सिमोन उनके साथ नहीं दिखती। केट पूरे कमरे में सिमोन को ढूंढती है, पर सिमोन कहीं नहीं थी, यानी वह जा चुकी थी। तभी अचानक केट माइक को बुलाकर दीवार पर लिखी एक बात दिखाती है जो सिमोन ने लिखी थी। दीवार पर लिखा था, तुम्हारे जैसा प्यार मुझे आज तक किसी ने नहीं दिया। यह पढ़कर केट को माइक पर शक होने लगता है, लेकिन माइक उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसके और सिमोन के बीच ऐसा कुछ नहीं था। सिमोन ने शायद उनके बीच झगड़ा करवाने के लिए ऐसा लिखा है, पर केट कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी और बहस के दौरान वह माइक को धक्का दे देती है। पीछे दीवार होने की वजह से माइक के सिर पर गहरी चोट लगती है और बहुत खून बहने लगता है। केट यह देखकर घबरा जाती है और माफी मांगती है, क्योंकि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। लेकिन माइक को केट के इस बर्ताव से बहुत दुख होता है। वह केट से कहता है,
मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। तुमने जब जो कहा मैंने वही किया, यहाँ तक कि मैंने तुम्हारे लिए अपने दोस्तों को छोड़ दिया और जिस लाइफ में मैंने कभी तकलीफ नहीं देखी, सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ आकर कष्ट सह रहा हूँ। मैं इस रिश्ते में हमेशा लॉयल रहा और बदले में तुमने मुझे यह दिया। माइक की बातें सुनकर केट को बहुत बुरा लगता है और वह बार बार माफी मांगती है। चोट की वजह से माइक के सिर में बहुत दर्द हो रहा था। माइक कहता है, मैं अब यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकता, मुझे डॉक्टर की जरूरत है वरना मैं मर जाऊंगा। लेकिन केट कहती है, माइक थोड़ा सब्र करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, थोड़ी देर में खून बहना बंद हो जाएगा, हमें यहाँ बस 2 दिन और रुकना है, फिर वे 45 करोड़ रुपए हमारे होंगे। यह सुनकर माइक हैरान रह जाता है। वह सोचने लगता है कि क्या उसने गलत इंसान से प्यार किया है। वह इतनी बुरी हालत में है और केट को अभी भी पैसों की चिंता है। केट उसके लिए लिक्विड लेकर आती है और उसे काफी सारा लिक्विड पिलाती है ताकि वह ठीक हो जाए। लिक्विड पीने के बाद माइक का खून बहना बंद हो जाता है, पर वह अब और वहां नहीं रुकना चाहता। वह केट से कहता है, तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो वरना यहीं रहो। यह कहकर माइक जाने लगता है, पर केट उसे बहुत रोकती है। जब माइक नहीं मानता तो केट मजबूरी में वही बंदूक माइक पर तान देती है जो उन्होंने बिस्तर के नीचे छिपाई थी। केट बंदूक तानकर माइक से विनती करती है कि वह बाहर न जाए, क्योंकि अगर उनमें से कोई एक भी बाहर गया तो $5 मिलियन की रकम घटकर सिर्फ 1 मिलियन रह जाएगी। लेकिन माइक उसकी एक नहीं सुनता और बटन दबाकर बाहर निकल जाता है। माइक के चले जाने से केट पूरी तरह टूट जाती है और अकेलेपन की वजह से गहरे डिप्रेशन में चली जाती है। इधर केट को पैसों की बहुत जरूरत थी, लेकिन वह माइक से भी बहुत प्यार करती थी। वह अपनी जिंदगी से किसी को भी खोना नहीं चाहती थी, पर माइक के साथ उसका रिश्ता टूट चुका था। केट वहाँ पागलों की तरह चीख रही थी। कुछ घंटों बाद उसे महसूस होता है कि अब उसकी जिंदगी में कुछ नहीं बचा है, यहाँ तक कि माइक भी उसे छोड़कर चला गया है। तो अब वह इन पैसों का क्या करेगी? इसलिए केट भी बटन दबाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन यह नहीं दिखाया जाता कि उसने बटन दबाया या नहीं। इस घटना के लगभग 3 महीने बीत जाते हैं। अब हम माइक को देखते हैं जो सड़क पर जॉगिंग कर रहा था। तभी अचानक उसे केट दिखाई देती है जो एक बिल्डिंग से बाहर निकल रही थी। उस रूम से निकलने के बाद यह उनकी पहली मुलाकात थी। माइक केट के पास आता है और उससे पूछना चाहता है कि क्या वह उस रूम से बाहर आ गई थी या उसने वह $1 मिलियन जीत लिए थे। लेकिन केट उसे इस बारे में कुछ नहीं बताती। वह उस दिन के अपने बर्ताव के लिए माइक से माफी मांगती है और माइक भी उसे सॉरी बोलता है, जिससे उनका रिश्ता फिर से ठीक हो जाता है। इसके बाद हमें उस बिल्डिंग की दीवार पर एक लिखावट दिखाई देती है जहां लिखा था कि यह बिल्डिंग बेसहारा लोगों के लिए एक नेक दिल इंसान ने दान की है, यानी जिन लोगों के पास रहने की जगह नहीं है उन्हें यह बिल्डिंग दे दी गई है। इसका मतलब यह था कि केट ने उस दिन बटन नहीं दबाया था। उसने तकलीफ सहकर 2 दिन और वहां गुजारे और अपनी प्राइज मनी का $1 मिलियन इन बेसहारा लोगों के लिए दान कर दिया। यहाँ तक कि केट ने अपने बाप को भी इसी बिल्डिंग में लाकर रखा है और आज वह उन्हीं से मिलने आई थी। लेकिन यह बात केट के अलावा और कोई नहीं जानता और उसने इसका कोई क्रेडिट भी नहीं लिया। केट असल में दिल की बहुत अच्छी इंसान है, बस वह यह किसी को जाहिर नहीं होने देना चाहती थी। दूसरी तरफ हमें फिर से वही रूम दिखाया जाता है जहाँ माइक और केट की तरह एक नया कपल रहने आया है, यानी उनके साथ भी वही भयानक अनुभव दोहराया जाने वाला है और ठीक यहीं ये कहानी खत्म हो जाती है।